Hi guys, myself Humayun Malik and today we are going to discuss D flip-flop. So basically D flip-flop is a modification of the clocked SR flip-flop. जब हम अपने क्लॉक्ड एस और फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली इनके दरम्यान में डिफरेंस नज़र आ जाता है। इनके दरम्यान में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो एस और फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, एक होती है एस और दूसरी होती है आर, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। और जब हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप होता है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती है जो कि होती है डी, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डिले। एक और इम्पॉर्टेंस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा नैंड गेट इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा नैंड गेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम एक नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं या उन दोनों को मिला देते हैं तो वो एक इन्वर्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ये एज अ नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर नॉट गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेम ऐसी यूज़ करने के लिए हम नैंड गेट को एज अ इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। इसका काम ये है कि हमारे पास जो इनपुट होगी उसको इन्वर्ट कर कर हमारे जो इन्वर्टेड फॉर्म होगी उसको सेकंड गेट को प्रोवाइड करना। लेट सपोज अगर हम डी में अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 1 है तो ये इसको इन्वर्ट जो कि हम फर्स्ट गेट को प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारा फिफ्थ गेट है जो कि नैंड गेट है ये उसको इन्वर्ट कर कर ज़ीरो कर देगा और हमारे सेकंड गेट की इनपुट जो होगी वो ज़ीरो प्रोवाइड होगी। इस तरीके से हम इनपुट एक प्रोवाइड करेंगे लेकिन वो इन्वर्ट होकर दो इनपुट्स बन जाएंगी। सो ये मॉडिफिकेशन है आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसके ग्राफिक सिंबल को। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ही इनपुट होगी जिसको हम डी कहते हैं और इसके अंदर भी हम क्लॉक पल्स को एक एरो से डिनोट करेंगे और एट दी आउटपुट हमारे पास दो आउटपुट्स होंगी। एक होगी क्यू जो कि है हमारे पास नॉर्मल आउटपुट और एक होगी क्यू बार जो कि होती है इन्वर्टेड आउटपुट। क्यू आउटपुट बेसिकली स्टोर होती है और जो दूसरी आउटपुट होती है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होती है। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो नैंड गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाए तो एट दी रिज़ल्ट हमें 1 मिलता है और अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हो जाए तो हमें एज अ रिज़ल्ट 0 मिलता है। सो हमारे पास जो फर्स्ट केस है कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है और डी भी हमारा 0 है। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारा डी ज़ीरो है तो हमारे जो फर्स्ट गेट की इनपुट है वो ज़ीरो होगी और जो क्लॉक पल्स है वो तो हमें पता है कि 1 ही होगी, क्योंकि अगर क्लॉक पल्स 1 नहीं होगी तो हमें एट दी आउटपुट कुछ भी रिज़ल्ट शो नहीं होगा। सो हमारे जो डी की फर्स्ट गेट की जो इनपुट है वो हमारे पास है 0 और 1 और हमें पता है कि नैंड गेट के केस में अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी आउटपुट 1 होगी। सो फर्स्ट गेट की आउटपुट हमारी 1 होगी। लेकिन जब हमारे पास डी ज़ीरो है तो फिफ्थ जो हमारा गेट है वो इसको इन्वर्ट कर कर ज़ीरो को 1 कर देगा और हमारे पास जो क्लॉक पल्स है वो भी 1 है। तो 1 और 1 हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर हमें 0 रिज़ल्ट देता है। यहाँ से हम आगे इस्तेमाल करेंगे फीडबैक को जो कि हमारी प्रेजेंट स्टेट है जो कि है 0 इस केस के अंदर जो हमने कंसिडर की हुई है। सो जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और सेकंड गेट की जो आउटपुट है वो ऐड करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट और हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारी दोनों इनपुट 0 हों तो एज अ रिज़ल्ट हमें 1 मिलता है। सो हम यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे जो हमारे पास क्यू बार होगा वो 1 होगा और जब हमारे पास क्यू बार 1 होगा और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी हमारे पास 1 होगी तो एज अ रिज़ल्ट हमें थर्ड गेट की आउटपुट 0 मिलेगी। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास अगर प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो भी 0 आती है। अपने सेकंड केस के अंदर हम ये कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो हमने स्टिल 0 ही रखी है, लेकिन इस केस के अंदर हमने अपने डी को चेंज करके 1 कर दिया है। जब हमारा डी 1 है और क्लॉक पल्स भी 1 है तो हमारे फर्स्ट गेट की जो इनपुट है वो है 1 और 1 और हमें पता है कि अगर नैंड गेट के अंदर हमारी दोनों इनपुट्स 1 हो तो एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलता है। सो हमारा जो फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट हमें 0 मिल गई है।
और साथ ही हमें ये भी पता है कि अगर हम डी को 1 पुट करेंगे तो हमारा जो फिफ्थ गेट होगा वो उसको कन्वर्ट करके 0 कर देगा। तो जो हमारा सेकंड गेट होगा उसकी इनपुट बन जाएगी 1 और 0, और हमें पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 हुई तो एज अ रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा। सो सेकंड गेट की जो हमारी आउटपुट होगी वो हो जाएगी 1। अगेन हम यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट को जो कि हमारा फीडबैक है उसको यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि जो हमारा फीडबैक जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी वो और सेकंड गेट की जो हमारी आउटपुट होगी वो ऐड करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट। और हम यहाँ पे अगेन ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास एक भी 0 हो तो हमें एज अ रिज़ल्ट 1 मिलता है। सो यहाँ से हमें दोबारा ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास क्यू बार इस केस के अंदर भी 1 की इक्वल आ गया। अगर हमारे पास क्यू बार 1 के इक्वल है जो कि फोर्थ गेट की आउटपुट है और फर्स्ट गेट की आउटपुट जो कि 0 है, ये दोनों ऐड करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट। और अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 1। सो हमारे पास जो थर्ड गेट की आउटपुट होगी वो 1 मिलेगी जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेट है। और सेकंड केस हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 हो और लेकिन हमारी जो डी इनपुट है वो 1 होगी, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट हमें रिजल्ट एज अ रिज़ल्ट मिलेगी वो 1 की इक्वल होगी। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने थर्ड केस को, जिसके अंदर हमने अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज करके 1 कर दिया है, लेकिन इस केस के अंदर हमारी जो डी इनपुट है उसको अगेन से हमने ज़ीरो पुट किया है। जैसे ही हम डी को 0 पुट करेंगे और क्लॉक पल्स तो 1 ही रहेगी, तो जो हमारा फर्स्ट गेट होगा उसकी इनपुट हो जाएगी 0 और 1, और एक भी इनपुट 0 हुई तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे इस केस के अंदर जो फर्स्ट गेट की आउटपुट होगी वो 1 हो जाएगी। और जब हमारी थर्ड केस के अंदर d इक्वल टू 0 है तो हमारा जो फिफ्थ गेट होगा वो इसको इन्वर्ट करके 1 कर देगा। सो यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो हमारा सेकंड गेट है उसकी इनपुट जो होगी वो हो जाएगी 1 और 1, जो कि एक क्लॉक पल्स का 1 होगा और एक हमारा जो होगा वो फिफ्थ गेट की आउटपुट होगी जो उसने कन्वर्ट की है हमारी d इनपुट जो कि 0 थी। सो हमारे जो सेकंड गेट है उसकी इनपुट बन गई है 1 और 1, और नैंड गेट के केस में अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हो तो एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलता है। सो अभी तक हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट गेट की आउटपुट 1 आ गई है और सेकंड गेट की आउटपुट 0 आ गई है। अगेन हम यूज़ करेंगे अपनी प्रेजेंट स्टेट को, जो कि इस केस के अंदर हमने 1 ली हुई है। तो हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है और सेकंड गेट की आउटपुट है वो एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो क्यू बार होगा वो दोबारा से 1 की इक्वल आएगा, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास सेकंड गेट की आउटपुट 0 है और अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट हमारी 1 होती है। अगर क्यू बार हमारा 1 की इक्वल आ गया है और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी हमारी 1 की इक्वल है, तो हमारे पास जो क्यू बार है और फर्स्ट गेट की आउटपुट वो एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट, और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 हो और हमारी जो इनपुट डी है वो 0 की इक्वल हो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलती है। सो फाइनली हम डिस्कस करेंगे अपनी फोर्थ केस को, जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट भी 1 है और हमारी जो डी इनपुट है वो भी 1 की इक्वल है। अगर हमारी डी इनपुट जो है कि वो 1 की इक्वल है और हमें ये भी पता है कि क्लॉक पल्स हमेशा 1 नहीं होती है, तो हमारा जो फर्स्ट गेट है उसकी जो इनपुट होंगी वो 1 और 1 होंगी, और एज अ रिज़ल्ट हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हमने इनपुट 1 प्रोवाइड की है तो हमारा जो फिफ्थ गेट है वो उसको इन्वर्ट करके 0 कर देगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे सेकंड गेट की इनपुट हैं वो हैं 1 और 0, और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1। सो अभी तक हमारे पास फर्स्ट गेट की आउटपुट आ गई है 0 और सेकंड गेट की आउटपुट आ गई है 1। अगेन से हम अपने फीडबैक जो कि हमारी प्रेजेंट स्टेट है और हमने इस केस के अंदर कंसिडर की हुई है कि वो 1 की इक्वल है, उसको और हमारे सेकंड गेट की आउटपुट को यूज़ करेंगे और ये दोनों एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और यहाँ पर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 है तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। सो हम कहेंगे कि हमारे पास जो क्यू बार है वो इस केस के अंदर 0 आ गया। और जब हमारा क्यू बार इक्वल टू 0 है और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी हमारी 0 है, तो ये दोनों एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट, और हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर दोनों इनपुट्स 0 हों तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 1। और यही हमारा फाइनल केस था जिसके अंदर हमारा प्रेजेंट स्टेट भी 1 की इक्वल थी और हमारी इनपुट भी 1 की इक्वल थी, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो भी 1 की इक्वल आएगी। सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
अब आगे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज टू होल्ड इनपुट। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो इस्तेमाल होता है इनपुट को होल्ड करने के लिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो अपनी अगर प्रेजेंट स्टेट को हम इग्नोर करें तो हमारे पास जो डी इनपुट है वो इक्वल है हमारी नेक्स्ट स्टेट के, जो कि QT+1 है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि हमारे डी फ्लिप फ्लॉप ने अपनी इनपुट को रिमेन रखा है, या हम ये कह सकते हैं कि उसने उसको होल्ड किए रखा है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं डिले का, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सिंक्रोनाइजिंग, और ये सिंक्रोनाइजिंग के प्रोसेस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, और ये इस्तेमाल करने में भी काफ़ी ईजी होता है। आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने निकालनी है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल को, और हम ड्रा करते हैं एक के मैप। इस केस के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा 4 ब्लॉक्स का के मैप बनेगा। हमारे पास 4 ब्लॉक्स होंगे 0 1 2 3, और अपने करैक्टरिस्टिक टेबल को हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1 है वो आया हुआ है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, हमारे पास एक 1 है, और हमारे पास जो थर्ड ब्लॉक है उसके अंदर भी 1 है। हम अपने जो के मैप है उसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर भी 1 पुट करेंगे, और जो थर्ड ब्लॉक है उसके अंदर भी 1 पुट करेंगे, और इसके बाद हम सिंपली इनकी ग्रुपिंग करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो सिर्फ एक ग्रुप बना है, और जो कि वो 1 और थर्ड ग्रुप के अंदर जो 1 है उनका एक ग्रुप बन गया है। तो यहाँ से हम अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमारी आएगी QT+1 = D। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है डी फ्लिप फ्लॉप को, जो कि बेसिकली मॉडिफिकेशन है SR फ्लिप फ्लॉप की। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।